हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी पे। और ये हमारे विवेक सर है और मैं इश्तियाक सर। और आज से स्टार्ट हो रहा है हमारे क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रत्येक दिन एक एक पेपर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, जिसमें हमारे विवेक सर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ 10th के साथ साथ आपको 12th का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और बीच बीच में आपको हर एक चैप्टर का लगभग पेपर होने से पहले आप सभी को वन शॉट करके आप सभी को हर चैप्टर के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और विवेक सर, आप कुछ लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि परीक्षा से बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। परीक्षा से संबंधित प्रश्न को आप प्रश्न को देखते ही आप आसानी से परीक्षा में ऑप्शन देखते ही आप हल करेंगे। पहले सर हम लोग कराएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और क्यों सर, ये भी चाहेंगे कि आपका जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको ये दिसंबर के लास्ट तक प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और अधिक से अधिक आंसर लाने की कोशिश करें, नंबर भी लाएं। नहीं सर? जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आप लोगों का एक नया सेशन भी स्टार्ट होगा, जो 10th, 9th, 11th, 12th का होगा, वो आपको जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। बोलिए सर। अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे, जो कि साइंस का क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी है परीक्षा देने वाले हैं, उनको आज ऑप्शन के जरिए एक एक प्रश्न हल कराया जाएगा। आइए उस चीज को हम देखते हैं। और इस चैप्टर में आप लोगों को केवल अभी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे इस वाले वीडियो में, बाकी आने वाले में हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे। और सर आपको कराएंगे फिजिक्स का क्वेश्चंस, जैसे कि आपके सामने लिखा गया है, विज्ञान केवल प्रश्न पत्र सेट पेपर 2025 का है। यहाँ से हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे। विद्यार्थी को यह ध्यान देना है कि परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने के बाद उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा गया है खंड अ, विकल्पीय प्रश्न उपभाग 1। अब इसको हम एक एक प्रश्न को यहाँ से ऑप्शन के थ्रू हल करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कह रहा है कि आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अब हम परीक्षा में बैठे हैं, हमारे पास प्रश्न ये आ गया है। अब हम इस प्रश्न को ऑप्शन के जरिए देखेंगे, ये प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। तो प्रश्न तो कह दिया कि आभासी, सीधा तथा बड़ा, बिंब से बड़ा। अब हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और जो आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा जो प्रतिबिंब पूछा है, ये इनके बीच में होता नहीं है। दूसरा नंबर, वक्रता केंद्र पर ये कभी नहीं होता है। तीसरा नंबर, वक्रता केंद्र से भी नहीं होता है। अब हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है चौथा। हम देख रहे हैं कि 4 नंबर जो ऑप्शन डी दिया है, ये कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कभी भी हमारा आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के ठीक बीच में बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये डी सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब देखिए, दर्पण का मतलब क्या होता है? जो इस तरह से हमारा दर्पण होता है। दर्पण दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी क्या दिया है? माइनस में। अगर अवतल दर्पण की जो दूरी दिया है अगर माइनस में है,
तो वो हमारा हमेशा फोकस दूरी जो कहलाएगा अवतल दर्पण में कहलाएगा। ये जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और लेंस में भी आपका दर्पण बनता है, इस तरह से लेंस हम बनाते हैं। ये हमारा लेंस होता है और इसके वक्रता केंद्र को ऐसे काटते हुए रेखाएं निकल जाती है। ये हमारा होता है फोकस और दोनों के लिए दे दिया है -15 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि -15 सेंटीमीटर आपका किस लेंस में होगा, तो यहां पर दिया है पहला ऑप्शन दोनों अवतल लेंस है, यानी हमारा दोनों लेंस जो होगा अवतल लेंस में होगा, क्योंकि माइनस जो होता है फोकस दूरी उत्तल में होता नहीं है। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों का फोकस दूरी माइनस है और दोनों माइनस के लिए हम केवल अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, न कि सी ऑप्शन न कि डी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब हम देख रहे हैं कि छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए, और छोटे अक्षर हम कहां तक पढ़ सकते हैं, बताया गया है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर तक हम अक्षर को पढ़ सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर जाएगा तो वो अक्षर हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब हमारा जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस जो होता है 25 सेंटीमीटर तक होता है। 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा लेकिन 25 से अधिक नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर कह रहा है, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, छोटे अक्षर को, और छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए केवल हमें 25 सेंटीमीटर चाहिए, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब बताइए जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी ये जो छोटा अक्षर है इसको हम आसानी से इस लेंस से पढ़ लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। डी सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस कह रहा है, और अवतल लेंस जो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक यानी अनंत पर बनता है, इसलिए आपका 4 नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलत है। आगे हम देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, अब हम 4 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो कार्निया पर नहीं बनता है, परितारिका पर भी नहीं बनता है, पुतली पर भी नहीं बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम जानते हैं दृष्टि पटल के नाम से, यानी दृष्टि पटल से ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, न कि कार्निया पर बनता है, न कि परितारिका पर बनता है, न कि पुतली पर। यानी प्रश्न को देखते ही आपके सामने उत्तर आ जाएगा, बस थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ के समझना है। आगे हम देख रहे हैं 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। मान लीजिए श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ऊष्माओं का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, यानी दोनों की जो त्रिज्याएं होगी वो एक समान होगी। जैसे चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक परिपथ हो गया, परिपथ में इस तरह से हम 2 प्रतिरोध बना लेंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये R है और ये भी हमारा क्या है, दोनों की जो लंबाई है वो एक समान है। अब हम देख रहे हैं कि इस परिपथ में जैसे हम धारा का प्रवाह करते हैं, इस तरह से मान लीजिए धाराएं है, तो यहां से हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो परिपथ में जो तार दिया है एक ही तार में है,
जब ये एक ही तार में है यानी श्रेणी क्रम में है तो इसका हम निकालेंगे पहले R तथा R श्रेणी क्रम में है। यहां से हम जब R1 निकालेंगे तो R1 इजिकल टू श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है R1 प्लस R2। यहां से R इजिकल टू मान लीजिए, जब R निकालेंगे R1 यानी भी R है और यहां भी क्या है R है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों हमारा R है तो इसको किसी दूसरे टाइप से प्रदर्शित कर देते हैं डैश से, ताकि हम पहचान पाएंगे कि इसका मान निकाल रहे हैं। जब यहां से R डैश हम निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 2R हो जाएगा। ये हमारा समीकरण मान लीजिए। दूसरा कह रहा है यही कि जो प्रतिरोध है एक बार पार्श्व क्रम का मतलब क्या है समांतर क्रम होता है, और समांतर क्रम में जब इसका हम निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे R डबल डैश, समांतर क्रम में निकाल रहे हैं। जब इसका समांतर क्रम निकालेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। अब इन दोनों को हम हल करेंगे तो 1/R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का हर आपस में बराबर है इसलिए हमारा R हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 1/R डबल डैश इक्वल टू 1 और 1 क्या हो जाएगा 2/R। अगर R डबल डैश हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R/2। यहां से मान निकल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें प्रश्न में तो हम निकाल लिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों निकाल लिए, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। जब हमारा प्रतिरोध एक समान है तो विभवांतर भी समान होगा, तो यहां से हम निकालेंगे P1 इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R, क्योंकि फार्मूला होता है P इक्वल टू फार्मूला होता है V स्क्वायर अपन R। अब इसके माध्यम से हम उसकी शक्ति निकाल लेंगे तो P1 इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R1। अब हम देख रहे हैं कि R1 कितना है तो R1 यानी डैश मान लीजिए 2R है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपन 2R। ये मान लीजिए 3। आगे हल करते हैं, फिर समांतर क्रम के लिए अगर निकालेंगे तो P2 निकाल लीजिए। P2 इक्वल टू इसी फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे तो V स्क्वायर बटा में हो जाएगा R डबल डैश। यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, यहां से P2 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपन R डबल डैश का मान क्या दिया है R/2। अब ये हमारा हो गया समीकरण मान लीजिए 4। हल करेंगे तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा P2 अपन P1 इक्वल टू P2 हमारा कितना है V स्क्वायर अपन R/2 और P1 की वैल्यू हम कितना देख रहे हैं 2R यानी V स्क्वायर अपन 2R, यही ना है। अब यहां से अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, ये R से ये R क्या होगा कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा 1/4। इस तरह से हल करते हैं। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आपका दे दिया है C, ये हो जाएगा आपका 1/4। आगे हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे आपका देखना है जैसे विद्युत धारा
5 हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा में जो युक्ति उत्पन्न होता है, पहला ऑप्शन में दिया है जनित्र, दूसरा में दिया है गैल्वेनोमीटर, तीसरा में एमीटर और चौथा में मोटर। अब हम देख रहे हैं, यहां से ऑप्शन पकड़ते हैं कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। तो विद्युत धारा में जो उत्पन्न करने की युक्ति होती है मोटर में नहीं होती है, एमीटर में भी नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। ये युक्ति जो होता है केवल जनित्र में होता है। जनित्र यानी जनरेटर, यानी जनरेटर से ही विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, यानी प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के समांतर होती है, यह भी प्रश्न के अनुसार गलत है। सी नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आपका चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इस तरह से हम सभी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में बैठते ही आसानी से सभी ऑप्शन प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपके सामने स्ट्रक्चर आएंगे और यहां से उपभाग 2 से प्रश्न को एक एक प्रश्न को आपको विधिवत हल कराएंगे। आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे कौन सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू होती है। तो हम लोग 2 तरीके से डील करेंगे। देखिए, आपके पास एक आसान तरीका ये होगा कि हम जानते हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो हम उसको बोलते हैं कौन सा, एसिड। मुझे नहीं पता है कि लाल लिटमस नीला करता है या नीला लिटमस लाल करता है, अम्ल होते हैं कि क्षार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को सही कर सकते हैं, क्योंकि दिया गया 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एकदम अलग होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक ये हमारा क्या, बेस, अम्ल। 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षार। और अगर 7 आ जाए उस परिस्थिति में हम लोग बोलेंगे ये क्या है, साल्ट है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर लाल लिटमस को क्या लिखा हुआ है, लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये भी देख लीजिए। रेड को अगर ब्लू कर दें तो आप क्या बोलेंगे कि वो हमारा बेस होता है, और अगर ब्लू को क्या कर दे, रेड कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। अब देख लीजिए, क्या लाल को नीला कर देता है तो क्षार होगा, और जिसको नहीं याद करना होगा वो उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि 1 होता है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि आपका 6 होता है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि 3 होता है, चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है कि 8 होता है। अब देखिए 7 से अधिक है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 से कम है, तो 1 3 और 1 6 और 3 दिया हुआ है जो 7 से कम है, और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है 8, तो 8 से अधिक वाले क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि 7 से 3 कम है तो वो तो एक जैसा होगा, और 3 ऑप्शन आप सही नहीं मार सकते, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन मारना होगा, ऑप्शन 8। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जिंक चूड़ को सल्फ्यूरिक, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गैस निकलती है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी एसिड हो, कोई भी, हम लोग सीधा जानते हैं कि अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करे तो निकालता है कौन सा, बनते हैं लवण और प्लस बनता है हाइड्रोजन गैस। साथ ही आप ये भी ध्यान दीजिए कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ कराई जाए, तब बनेंगे लवण प्लस जल।
और अगर आम्ल की अभिक्रिया आपको कराया जाए कार्बोनेट के साथ, अगर कार्बोनेट के साथ कराई जाएगी तो आपको बनेगा क्या, लवण जल, अब प्लस आपको मिलेगा कौन सा, CO2। अब आपके सामने दे रहा है कि ऑक्सीजन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है, तीसरा नंबर आपके पास ऑप्शन है कि CO2 देता है, और 4 नंबर आपके पास ऑप्शन है कि H2 गैस देता है। तो आप यहां से मैच करा सकते हैं। अगर धातु के साथ कराया जाएगा तो क्या देगा, H2 देगा, और अगर हम क्षार के साथ कराएंगे तो जल देगा, और अगर कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमारा CO2 प्लस जल देगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, H2 गैस। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि एल्काइन, ठीक कर रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होते हैं। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपके पास दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि HCnH2n, दूसरा ऑप्शन आपका दिया होगा CnH2n+2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि CnH2n-2, और 4 नंबर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n+4 होता है। मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर मुझे एल्केन देखना है, ठीक, क्या लिखेंगे, अगर आपको एल्केन जानना है तो आपके पास फार्मूले होंगे C2H2n+2 होता है, ये एल्केन का फार्मूला है, और आपका फार्मूला होता है एल्कीन का। तो अगर आप एल्कीन लेंगे तब आप बोलेंगे एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, ये आपका है एल्केन, और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और एल्कीन होता है आपका पास CnH2n होता है, और आपके पास एल्काइन होता है CnH2n-2। मतलब कार्बन के जितनी संख्या में होगी उससे हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक होगा तो हम एल्केन बोलेंगे, और कार्बन की संख्या से 2 गुना अगर हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, और कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अगर कम हाइड्रोजन है तो हम उसको किसके नाम से जानेंगे, एल्काइन के नाम से जानेंगे। ये भी ध्यान रख लीजिए यहीं पे कि अगर एल्केन बोल रहा है तो कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगाना होगा, और एल्कीन बोल रहा है तो आपको डबल, और एल्काइन बोल रहा है तो आपको कौन सा बॉन्ड, त्रिका बॉन्ड आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कौन हो रहा है, सी हो रहा है। इसी तरीके से आपको दे रहा है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है, तो प्रक्रियात्मक समूह को बोल सकते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक, अब देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं और आप एक ऑप्शन दिया हुआ है OH, एक दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH, और एक दिया हुआ है कार्बन, फिर नीचे दिया हुआ है O, और एक दिया हुआ है CO और OH। देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, कार्बोनिल। C, और अगर डबल बॉन्ड है O तो इसका नाम होता है कौन सा, ये कार्बोनिल है। इसी से सब उत्पन्न होते हैं। अगर मैंने कार्बन लिया और एक तरफ लगाया हाइड्रोजन, और इधर भी हम लोगों ने हाइड्रोजन लगाया, वैसे ही ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और इधर हो जाएगा आपका कार्बन। तो ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। दूसरा, अगर कार्बन एक तरफ हो जाए हाइड्रोजन और एक तरफ हो जाए OH, या फिर एक तरफ हो जाए कार्बन दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाए OH, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर इसी कार्बोनिल के दोनों तरफ अगर मैंने कार्बन जोड़ दिया तो इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, कीटोन के नाम से। कुछ और देख लीजिए यहीं पे। और अगर मैंने इसी कार्बोनिल के एक तरफ लगा दिया NH2 और एक तरफ या तो हाइड्रोजन नहीं तो कार्बन लगाए तो इसका नाम हो जाएगा कौन सा, एमाइड। एक और देख लीजिए यहीं पे, अगर मैंने इसी कार्बोनिल के एक तरफ लगाया OCH3, इधर लगाया H, या फिर मैंने लगाया क्या, कार्बन, तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, एस्टर।
तो अगर कार्बन के एक तरफ कार्बन हो और एक तरफ हमारा क्या हो, हाइड्रोजन हो, या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो हम लोग उसके नाम किसके नाम जानेंगे, एल्डिहाइड। तो देखिए ये जो ऑप्शन आपके पास है ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड का समूह है। 12 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व धातु से, जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। तो ऐसे ही अम्ल में अगर हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई तत्व ऊपर है तो अम्ल से हमारा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो हर अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो इसमें जो मैग्नीशियम और जिंक है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, इसलिए क्या कर देगा, किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को निष्कासित कर देगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन निम्न में से कौन सा कीटोन समूह है, ये दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने अभी बोला है कि अगर कार्बन के दोनों तरफ अगर मैंने कार्बन जोड़ दिया तो उसको कीटोन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ भी क्या है, हाइड्रोजन, ये तो एल्डिहाइड है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है C3CO, कार्बोनिल के एक तरफ कार्बन है, एक तरफ क्या है, OH है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ये कार्बोनिल के एक तरफ क्या है, वो है, फिर C3 है और ये वाले ऑप्शन C नंबर और B नंबर दोनों एक ही दिया हुआ है। अब देखिए एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है CCO, यानी कार्बोनिल के दोनों आबंध कार्बन से पूर्ण हो जाए तो हम उसको किसके नाम जानेंगे, कीटोन के नाम से जानेंगे। ऐसे ही अब आ गया आपका क्या, बायो आ गया। तो आइए मैं बायो का भी क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन बता दूं। मानव में निम्न में से कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। तो मानव में 4 उत्सर्जी अंग होते हैं, एक होता है वृक्क, एक होता है यकृत, एक होता है फेफड़ा और एक होता है कौन सा, त्वचा। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा उत्सर्जी अंग होते हैं वो हमारा क्या होता है, वृक्क होते हैं। ऐसे ही श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज और पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो ये आपको कहां मिलेगा, कोशिका द्रव में क्या होता है, विखंडित होकर के कोशिका द्रव्य में जब श्वसन की क्रियाएं होती हैं तो ये सभी क्रियाएं जो पायरुवेट अणु विखंडित होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ऐसे ही नेक्स्ट आपके बायो का एक और, चलिए देखिए लिखा हुआ है कि जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। तो जो कायिक प्रजनन होते हैं वो हमारा पुनरुद्भवन होते हैं। पुनरुद्भवन का सीधा मतलब होता है कि अगर किसी भी जीव जंतु या पादप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो हर एक टुकड़ा एक नए पादप का निर्माण करता है। तो ऐसे जनन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पुनरुद्भवन होते हैं। एक दिया हुआ आपके पास मुकुलन। मुकुलन का सीधा मतलब है कि किसी पादप से अगर छोटा सा उभार हो रहा है, वो उभार बड़ा होकर के विकसित होकर के एक नया पादप निर्मित कर रहा है, एक नए पादप का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मुकुलन के नाम से जानते हैं। और खंडन, और एक होता है विखंडन। खंडन और विखंडन में क्या होता है कि कोशिका विभाजित होती है, एक में हमारा केंद्रक विभाजित होता है और एक में केंद्रक विभाजित नहीं होता है। तो ऐसे ही आपका ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन आप दिया है, निम्न में से कौन सा बीज में परिवर्तित होता है। तो बीज में परिवर्तित बीजांड होते हैं, जो हमारा फल होते हैं या जो फ्लावर्स होते हैं उसमें पुरुष और स्त्री केसर और पुरुष केसर होते हैं और एक हमारा होता है बीजांड। तो बीजांड धीरे धीरे परिवर्तित होकर के हमारा क्या बनाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए एक और क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है, डीएनए का वह भाग जो किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना के लिए सूचना होती है कहलाता है। तो क्या क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि लक्षण, दूसरा बोल रहा है कि जीन, तीसरा बोल रहा है कि जीनोटाइप, चौथा बोल रहा है कि अलेल। देखिए अगर किसी डीएनए की बात कर रहा है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो वो हमारा सूचना एकत्रित करता है कौन, जीनोटाइप होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऐसे निम्न में से कौन से कृत्रिम परिवर्तित का उदाहरण है। कृत्रिम परिवर्तित का मतलब होता है कि जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। और ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, एक कर रहा है घास स्थल, एक कर रहा है कि वन और एक कर रहा है क्या, मरुस्थल। तो देखिए आप घास नहीं बना सकते हैं, नेचुरली है, आप वन नहीं बना सकते हैं, मानव उसको बना नहीं सकता है, ये नेचुरली फिनोमिना है, वो प्राकृतिक ने दिया है, इसलिए वो भी ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा। मरुस्थल ये भी क्या है, प्रकृति की देन, जैसे थार का रेगिस्तान या सहारा रेगिस्तान, ये पूरे नेचुरली फिनोमिना है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती है। और मानव द्वारा निर्मित
क्या लिखा गया है? वन कृषि भूमि, यानी वन को काटकर मनुष्य कृषि के लिए अपना खेत का निर्माण करता है, वो मानव द्वारा निर्मित होता है। इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका होगा ऑप्शन सही। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो ये जो आपके पास है ना, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन या जिब्रेलिन, ये सब हमारे क्या है? पादप हार्मोन्स है। और जो ऑक्सिन होता है ये हमारा कौन सा होता है? जंतु हार्मोन्स होता है। इस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को आने वाले जो वीडियो होगा इसका सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। भाग ये 1 था, अब आपको बताया जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न। इससे पहले आपको क्या बताएगा? ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।